नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका जेईवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। ये हमारा एएफएम का यूनिट नंबर 15 है और चैप्टर का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट एंड शेड्यूल 3 बेसिक। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को ब्रांच के लॉजिक के साथ, राइट? तो जैसे मान लीजिए सुबह के 10 बज रहे हैं, आपकी ब्रांच में शर्मा जी आते हैं। शर्मा जी का अपना किराना स्टोर है, यानी वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है। शर्मा जी आकर बोलते हैं, "सर, एक छोटा-सा मुद्रा लोन चाहिए।" आप एज अ स्मार्ट बैंकर उनसे बोलते हैं, शर्मा जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दीजिए असेसमेंट के लिए। यानी आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेसमेंट के लिए मांगते हैं, राइट? अब शर्मा जी ने कच्चा पक्का हिसाब एक डायरी में लिखकर दे दिया आपको, राइट? क्यों दिया? क्योंकि लीगली स्पीकिंग प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए फाइनल अकाउंट बनाना डिजायरेबल है, राइट? प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए फाइनल अकाउंट बनाना डिजायरेबल है, पर लीगली कंपल्सरी नहीं है। उनको कोई पक्का स्टैट्यूटरी लॉ उन्हें फ़ोर्स नहीं करता कि आप फाइनल अकाउंट बनाएँ ही बनाएँ। तो लेकिन वहीं दोपहर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर आता है। लेकिन वहीं मान लीजिए दोपहर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर आता है। उसे चाहिए 5 करोड़ का सीसी। कितने का सीसी सर? देखिए लिखा है, उन्हें चाहिए 5 करोड़ का सीसी लिमिट। क्या आप उसका कच्चा चिट्ठा एक्सेप्ट कीजिएगा? बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा कि सीएमए डायरेक्ट लाओ और वो सीएमए डेटा उनके रिजिडली स्ट्रक्चर्ड ऑडिटर के ठप्पा लगाए हुए बैलेंस शीट से मैच होनी चाहिए। राइट? ये आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिटेड कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हर साल बनाना 100% कंपल्सरी है, राइट? इनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हर साल बनाना 100% कंपल्सरी है। किनके लिए सर? लिमिटेड कंपनी के लिए, राइट? लेकिन प्रोप्राइटरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सुनिए सर, जब मार्च क्लोजिंग में आप अपना ब्रांच की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो क्या वो टाटा मोटर की बैलेंस शीट जैसी दिखती है? बताइए ना, टाटा मोटर की बैलेंस शीट जैसी दिखती है? नहीं ना, क्योंकि नॉर्मल कॉर्पोरेट रूल बैंक पे अप्लाई नहीं होता। हम बैंक वालों को अपना अलग से ही स्पेशल फॉर्मेट है। चलिए सर, अब आईआईबीएफ आपसे सीधा सेक्शन पूछ लेगा। आप बोलिएगा, "सर डेट और नंबर याद ही नहीं होता।" टेंशन मत लीजिए, आप मेड सिंपल के चैनल पे हैं। चलिए कुछ ब्रेन जुगाड़ अप्लाई करते हैं, इन कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन को दिमाग में रखने के लिए। देखिए सर, वही आपको बताया मैंने कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए फाइनल अकाउंट डिज़ायरेबल है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। लिमिटेड कंपनी के लिए प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट 100% कंपल्सरी है। ये तो बनाना ही है बॉस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर लें। सेक्शन 128 याद रखना है ना? तो इसको ऐसे याद रखिए, 1, 2, 8 बुक को बचा के रख। 1, 2, 8 बुक को बचा के रख। यानी कंपल्सरी टू कीप एंड कीप मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट। ऐसे बोलिए, 1, 2, 8 बुक को बचा के राख। राख मतलब रख समझ लीजिए। तरीके से ऐसे करके जंबलिंग याद हो जाता है। फिर देखिए 1, 2, 9 ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ। 1, 2, नाउ नाउ बोलिए, नाउ मत बोलिए नाउ। 1, 2 नाउ ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाओ। मतलब देखिए सेक्शन 128 क्या बोला? इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर बोलिए 1, 2 नाउ ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाओ। मतलब गवर्न प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। इट सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर। ऑडिटर यही लाइन ढूँढता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आता है सर 1, 3, 3 स्टैंडर्ड फॉलो करना है ज़रूरी, राइट? यानी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो देखिए, सीधा-सीधा लिखिए, 128 रहेगा तो बुक हो जाएगा, ठीक है? 129 रहेगा तो ट्रू हो जाएगा और 133 रहेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। बस ये 3 वर्ड लिख दीजिए। 128 में बुक, 129 में, 129 में ट्रू एंड 133 में स्टैंडर्ड। बस ये 3 वर्ड कीवर्ड याद रखिए। अब सर बात करते हैं फॉर्मेट रूल की। देखिए, कॉर्पोरेट कंपनी अपना बैलेंस शीट ऐसे ही हवा में नहीं बना सकती। उन्हें कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, राइट? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट का उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन वेट, यहाँ पर आती है सबसे बड़ी एक्सेप्शन। उसे हम लोग बोलते हैं बीआईई रूल। क्या बोलते हैं? बीआईई रूल। यानी बीआई मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कंपनियां, राइट? और एनी कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। तो शेड्यूल 3 इन पर अप्लाई नहीं होता। प्लीज याद रखिएगा, शेड्यूल 3 डज नॉट अप्लाई ऑन देम। हम बैंकर अपना फॉर्मेट आरबीआई और बीआर एक्ट के हिसाब से बनाते हैं। इंश्योरेंस वाले आईआरडीए के हिसाब से बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाले अपने रेगुलेटर के हिसाब से बनाते हैं। समझे बात को? तो इन पर अप्लाई नहीं होता सर। किन पे अप्लाई नहीं होता? ये बीआई पे अप्लाई नहीं होता। बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पे अप्लाई नहीं होता ये फॉर्मेट का जो रूल आपको बताया सर। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब इससे पहले मैं आपको आईआईबीएफ का एक ट्रैप बता दूं, वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट विच फॉर्मेट मच एचडीएफसी बैंक यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या करेगा, ऑप्शन ए में डाल देगा स्केड्यूल 3, ऑप्शन बी में डाल देगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर्मेट। राइट, आधा से ज्यादा लोग ना ऑप्शन में कंपनीज एक्ट पढ़ के ऑप्शन ए को टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। ट्रैप में नहीं फंसना है सर, एचडीएफसी बैंक है और बैंक के लिए हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है बीआर एक्ट का फॉर्मेट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का फॉर्मेट होता है। अब देखिए, जब कोई इंस्पेक्टर या कंकरेंट ऑडिटर बोलता है ना कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, तो उसका मतलब केवल बैलेंस शीट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक थाली है जिसमें 5 आइटम होते हैं। क्या-क्या है सर? इसको ऐसे याद रखिए, बीपीसीईएन, बीपीसीईएन बैलेंस शीट, बी से बैलेंस शीट यानी औकात दिखाता है और किसी पार्टिकुलर डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस, पी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अगर एनजीओ या नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते सर। एनजीओ और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे। राइट, एक्सेप्शन पे आईआईबीएफ बहुत ही सवाल पूछता है। तो देखिए, बैलेंस शीट बनता है किसी पार्टिकुलर डेट पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कब बनता है, वो मान लीजिए एनजीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। गलती से भी एनजीओ के आगे प्रॉफिट एंड लॉस को टिक मत कर दीजिएगा। एनजीओ के आगे क्या टिक करना है सर? एनजीओ के आगे आपको टिक करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? इसके अलावा होता है सर हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ा कहाँ से आया, कहाँ गया, इसी को तो बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ये तीसरा हो गया, तीसरा कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी मालिक का पैसा कितना चेंज हुआ, यानी जो हमारे मालिक हैं इनका पैसा कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं चेंज इन इक्विटी। और पांचवा होता है एक्सप्लानेटरी नोट्स, यानी नोट्स टू अकाउंट, जिसमें क्या होता है छोटी छोटी डिटेल लिखी होती हैं। एक्सप्लानेटरी नोट्स क्या होता है हमारा, नोट्स टू अकाउंट। बस ये 5 कंपोनेंट दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर से बोल देते हैं, बीपीसीईएन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और लास्ट में एक्सप्लानेटरी नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि कंसेप्ट है हमारा नो कैश फ्लो एग्जम्पशन। मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा सर ब्रांच वालों, 3 तरह की ऐसी कंपनी होती है जिन्हें कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाना नहीं जरूरी नहीं है। 3 ऐसी कंपनी होती है, दे डू नॉट नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, कौन-कौन सी है? देखिए, पहला होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। राइट, अकेला बंदा बेचारा क्या-क्या करेगा? ब्रांच में सिंगल विंडो ऑपरेटर की तरह इनकी भी हालत खराब है। स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है, लिमिटेड टर्नओवर है, इनको इनको कहाँ बड़े-बड़े कैश फ्लो बनाने बिठाइएगा आप, बताइए ना? स्मॉल कंपनी है सर, छोटी कंपनी है, टर्नओवर बहुत कम है, इनको कहाँ बड़े-बड़े कैश फ्लो बनाने बिठाइएगा। फिर आता है एक डोरमेंट कंपनी, यानी भाई जब कंपनी ही सो रही है, जैसे हमारे ब्रांच के 10 साल पुराने इनॉपरेटिव डोरमेंट अकाउंट, तो उसमें कैश फ्लो कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा सर, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। अब सर मैं आपको ब्रेन जुगाड़ बताता हूँ। अब इस लिस्ट को याद कैसे रखें? क्योंकि आईआईबीएफ आपसे एमसीक्यू में कन्फ्यूज़ करेगा। इसको याद रखने का एक मस्त ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ सर, उसको देखिए। वो ट्रिक क्या है हमारा? यहाँ देखिए लिखा है ना कि एक तो आपको डीओ, इसको याद रखिए, डीओसी, डीओसी, डॉस, डॉस से याद रखिए। डोरमेंट, डॉस में डी मतलब डोरमेंट, ओ से ओपन कंपनी, एस से स्मॉल कंपनी। जब भी सिस्टम डॉस मोड में होता है, कैश फ्लो नहीं करेगा। तो लिख दीजिए डीओएस मतलब नो कैश फ्लो। डीओएस मतलब क्या होता है सर? नो कैश फ्लो। चलिए, पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था ना कि ऑडिटर ब्रांच में आकर क्या माँगता है? साहब, आपने एंट्री फिनैकल में डाली, रजिस्टर कहाँ है? और आरओ वालों क्या माँगते हैं? महीने के एंड का फाइनल बुक दिखाओ। तो सेक्शन को याद रखने के लिए इस राइम को चैंट कीजिए मेरे साथ। क्या बोलिए? 128 की बुक, 129 का लुक। क्या बोलिए सर? 128 की बुक और 129 का लुक। याद रहेगा? 128 की बुक, 129 का लुक। जब भी सेक्शन नंबर 128 आएगा, सीधा बोलिएगा मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है? मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट, ये ऑडिटर की बुक हो गई। सेक्शन नंबर 129 आएगा, तो ये फाइनल लुक होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरओ को दिखने वाला फाइनल मेकअप या लुक, समझे? 128 की बुक, 129 का लुक। तो ये ऐसे याद रहेगा। बोल दीजिए मेरे साथ एक बार, 128 की बुक, 129 का लुक। चलिए, अब मैं आपको ट्रैप की ओर ले चलता हूँ। डॉस भी आपको बता ही दिया। पहला ट्रैप है सर शेड्यूल 3 ट्रैप। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बताइए कौन सा फॉर्मेट बैंकिंग कंपनी फॉलो करती है अपने बैलेंस शीट के लिए अंडर सेक्शन नंबर 129।
और पता है ऑप्शन ए में क्या लिखा रहेगा? वो लिखा रहेगा शेड्यूल 3। क्या लिखा रहेगा सर? शेड्यूल 3, राइट? तो हम लोग ना जेआईबी, सीआईबी, मिड सिंपल के स्टूडेंट हैं, हमें इनके जाल में नहीं फँसेंगे। कभी भी शेड्यूल 3 बैंक के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए टिक मत कीजिएगा। आपको मैंने बताया था सर एक्सेप्शन बीआई, बैंक, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक वाले, याद है ना? ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनका फॉर्मेट इनके स्पेशल एक्ट से आता है। ऑप्शन ए को रिजेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। शेड्यूल 3 पे टिक नहीं करना है, हमें बैंकिंग रेगुलेशन पे टिक करना है। चलिए अगला अगला ट्रैप देखिए, वो होता है ऑल कंपनीज ट्रैप। वो क्या करेगा? स्टेटमेंट आएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी। सर गलत है कि सही है? बताइए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है। सर इसको सीधा गलत मार्क कर दीजिए, क्योंकि अपना दोस्त याद है ना, डॉस हैक याद है ना? डॉस हैक आपको बताया था। डी से डॉर्मेंट, ओ से ओपीसी, एस से स्मॉल कंपनी, राइट? ये सब एग्जेम्प्ट हैं। ये ऑल वर्ड ही एक ट्रैप है। डॉस हैक याद रखिए। ऑल कैसे हो सकता है जब डॉर्मेंट, ओपीसी और स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्टेड है? दिमाग में फिट हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर अगले कंसेप्ट की ओर। नहीं, अब आपकी बारी सर, अब आप थोड़ा जवाब देंगे, कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट exempted फ्रॉम इंक्लूडिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किसे एग्जाम नहीं दिया गया? तो देखिए एग्जाम दिया गया है डॉस को, ओपीसी आता है, इसे तो एग्जाम दिया गया है, स्मॉल कंपनी को भी दिया गया है, डोरमेंट कंपनी को भी दिया गया है, लेकिन ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को नहीं दिया गया। यही हमारा सही जवाब होगा। आपसे क्या पूछा है? नॉट एग्जेम्प्टेड, किसे छूट नहीं दिया गया? तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को छूट नहीं दिया गया। अगला सवाल है सर, कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का जो कि कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे और शेड्यूल 3 से कंफर्म हो? 128, 129, 133, 135? बताइए सर, जल्दी जल्दी बताइए। आपको बोला था ना, अपना हैक याद है? 128 की बुक, 129 का लुक। 128 की बुक, 129 का लुक। तो लुक की बात हो रही है सर, तो लुक की बात हो रही है, तो 128 में बुक मेंटेन होता है, 129 में फाइनल लुक आता है सर। तो आप लोग रॉक कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर यूनिट अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है हमारा शेड्यूल 3 गाइडलाइन एंड राउंडिंग ऑफ रूल। मान लीजिए आपके पास एक मैसिव 500 करोड़ का कॉर्पोरेट टर्म लोन प्रपोजल आया है। कितने का आया है सर? 500 करोड़ का कॉर्पोरेट टर्म लोन प्रपोजल आया है। जब आप लोन पोर्टफोलियो या अपना सीएमए डेटा सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, तो क्या आप एग्जैक्ट पिक्चर टाइप करते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? 500 00 3 4 5 6 7.89? पूरा कीबोर्ड घिस जाएगा भाई। अब नॉर्मली फिगर को करोड़ में राउंड ऑफ कर देते हैं, यही करते हैं ना? राउंड ऑफ टू करोड़ कर देते हैं। लेकिन सर कॉर्पोरेट कंपनी अपनी मर्जी से फिगर राउंड ऑफ नहीं कर सकती। जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है ना, वो अपनी मर्जी से फिगर राउंड ऑफ नहीं कर सकती। शेड्यूल 3 लीगली डिक्टेट करता है कि नंबर को कब और कैसे राउंड ऑफ करना है। और एक और बात सर, ये सुनिए, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि राउंड ऑफ का क्या नियम है। और एक और बात सुनिए सर, जब क्रेडिट मैनेजर चिल्लाता है ना कि पिछले साल की बैलेंस शीट कहाँ है, कंपेयर कैसे करूं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब मान लीजिए उनको वाई ऑन वाई ग्रोथ को कंपेयर करना है और उनको पिछले साल की बैलेंस शीट कहाँ है वो चिल्लाता है, तो वो गुस्से में नहीं बोल रहा, ये लॉ होता है सर। शेड्यूल 3 बोलता है कि कंपैरेटिव यानी लास्ट ईयर का फिगर को एक लीगल कंपल्सन बना दिया है और इनका क्रॉस रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट में तक आना ज़रूरी है। चलिए सर इन रूल को एक-एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले आता है सर एएस इज़ द बॉस रूल, एएस इज़ बॉस रूल। सुनिए सर, देखिए ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर की चलती है, ब्रांच में ब्रांच मैनेजर की चलती है, पर जब रीजनल मैनेजर आता है ना, तो किसकी चलती है सर? आरएम की चलती है। यहाँ पर शेड्यूल 3 आपका ब्रांच मैनेजर है। सुनिए सर, शेड्यूल 3 आपका ब्रांच मैनेजर है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका आरएम है, रीजनल मैनेजर है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन बोलता है कि स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज करो या नया डिस्क्लोजर दो, तो सर एएस जो है ना ओवरराइट कर देगा। एएस ओवरराइट करेगा शेड्यूल 3 को। बॉस हमेशा सही होते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट? तो शेड्यूल 3 को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलाइन हो जाए। यही तो नियम है सर। आपके ब्रांच मैनेजर को आरएम के सामने झुकना ही पड़ेगा। आरएम हो गया एएस, एएस जो भी बोलेगा वो हमारे शेड्यूल 3 को फॉलो करना पड़ेगा। अब सर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्क्लोजर और ऐड ऑन। सुनिए, ब्रांच में कस्टमर आता है, आप बोलते हैं आधार दे दो, फिर बोलते हैं पैन कार्ड भी दे दो। एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट थोड़ी नहीं है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है सर। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 आर इन एडिशन टू एंड नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर। सर याद रखिएगा, जो भी डिस्क्लोजर चाहिए शेड्यूल 3 में, वो एक ऐड ऑन होता है। क्या होता है सर? वो ऐड ऑन होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, राइट? और तो दिस दिस इज एन ऐड ऑन
टू एनी डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? तो जैसे ब्रांच में कस्टमर आया, आपने बोला कि आधार दे दो, फिर बोलते हैं पैन कार्ड भी दे दो, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? सेम रूल अप्लाई होता है। जो भी डिस्क्लोज़र चाहिए शेड्यूल 3 में, वो एडिशन होता है। टू एनी डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों आपको देना पड़ेगा सर। अब एक होता है नोट्स टू अकाउंट एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। सर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एक समरी पेज है। जैसे आपके फिनैकल का डे बुक, क्या है सर ये? समरी पेज है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एक समरी पेज है। जैसे आपके फिनैकल का डे बुक, पर एंट्री के पीछे की सच्चाई कहाँ होती है? वाउचर में होती है। एंट्री के पीछे की जो सच्चाई होती है, ये वाउचर में होती है। यहाँ वो वाउचर हैं, नोट्स टू अकाउंट। वाउचर को क्या बोलते हैं सर? नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। सबसे पहला आता है मैंडेटरी लिंकेज। सर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फेस पर, यानी मेन पेज पर जो भी आइटम है, उसका क्रॉस रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट में होना 100% कंपलसरी है। फिर से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो फेस है, फेस बोलिए तो मेन पेज बोलिए, राइट? फिर से बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो फेस है यानी मेन पेज है, इस पे जो भी आइटम है, इनका क्रॉस रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट में होना 100% कंपलसरी है। फिर आता है सर कंटेंट्स ऑफ नोट। इसको क्या बोलते हैं सर? इन नोट में क्या होता है? इसमें नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, डिसएग्रीमेंट डिसएग्रीगेशन होता है। सर आप बोलेंगे डिसएग्रीगेशन का मतलब बता दो। सुनिए सर, ऐसा है कि बड़े अमाउंट का ब्रेकअप, जो बड़ा बड़ा अमाउंट है, उसका ब्रेकअप को हम लोग बोलते हैं डिसएग्रीगेशन। और ऐसी चीजें होती हैं जो मेन फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्राइटेरिया में नहीं कार्य करती, उन्हें हम लोग कंटेंट ऑफ नोट में डालते हैं। तो देखिए सर, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो समरी पेज है, पर एंट्री के पीछे की सच्चाई कहाँ पे होती है? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में एक मैंडेटरी लिंकेज होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फेस पर जो भी आइटम है, उसका क्रॉस रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट में होना 100% कंपलसरी है। और इस नोट्स में क्या होता है? नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, डिसएग्रीगेशन और ऐसी चीजें होती हैं जो मेन फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्राइटेरिया में नहीं करते। अब एक होता है सर राउंडिंग ऑफ लिमिट। देखिए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा। नंबर को राउंड ऑफ करने का रूल कंपनी के टर्नओवर पर डिपेंड करता है। इसका थ्रेशोल्ड है 100 करोड़। कितना है सर थ्रेशोल्ड? 100 करोड़। कंपनी का टर्नओवर डिसाइड करेगा कि राउंड ऑफ कैसे करना है। अब सुनिए सर, दो रूल होता है। रूल नंबर ये है कि टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। सर इसको बोलते हैं छोटी पार्टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी पार्टी बोलते हैं। फिगर को कहाँ तक राउंड ऑफ करें? कर सकते हैं। तो देखिए इसमें नियम कहता है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट मिलियन, या उनके डेसिमल तक। लेकिन दोस्तों, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग सुनिए, अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम है ना, तो करोड़ में राउंड ऑफ करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। करोड़ में राउंड ऑफ नहीं कर सकते, राइट? फ्रेंड्स, फिगर को कहाँ तक राउंड करें? तो अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो करोड़ में राउंड ऑफ करना प्रोहिबिटेड है। छोटी पार्टी बड़ी फिगर नहीं दिखा सकती। और रूल नंबर बी क्या कहता है कि टर्नओवर यदि 100 करोड़ से ज़्यादा है, यानी बड़ी पार्टी है, तो अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो फिगर को राउंड ऑफ किया जाएगा टू द नियरेस्ट लाख, मिलियन और करोड़ और डेसिमल, राइट? तो याद रखिएगा सर, 100 करोड़ किंग है। 100 करोड़ क्या है? हमारा किंग है, राइट? तो देखिए, अब यहाँ पे ट्रैप में फंसाएगा आपको। सुनिए वो क्या बोलेगा, जैसे एक जो पेपर सेटर है ना, वो एक कहानी बनाएगा। देखिए भाई, एबीसी लिमिटेड जो है, इसका टर्नओवर है 85 करोड़, 85 करोड़, और उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, राइट? और उन्होंने राउंड किया फिगर को, राउंड किया अपने फिगर को नियरेस्ट करोड़ में, राइट? क्या ये लीगली करेक्ट है एज पर शेड्यूल नंबर 3? इज दिस लीगली करेक्ट? अब देखिए, होता क्या है कि आप सोचते हैं कि अरे हाँ, 85 करोड़ है, करोड़ में ही तो राउंड ऑफ करेगा ना, आप टू टिक कर देते हैं। लेकिन सर रूल क्या था, आप याद कीजिए। आपको बताया था ना कि अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो, राइट, तो वहां पे करोड़ वर्ड बैन है, वो राउंड ऑफ नहीं कर सकता करोड़ में, वो प्रोहिबिटेड है। आंसर होगा फॉल्स। समझे? ये छोटी सी डिटेल आपको 1 मार्क्स दिला देगा। एक छोटी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, ठीक है? चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है यूनिफॉर्मिटी रूल। देखिए, तो आपको क्या बताया था कि पिछले स्लाइड में हमने राउंडिंग ऑफ की लिमिट देखी थी, 100 करोड़ से कम है और 100 करोड़ से ज़्यादा वाला लॉजिक। मान लीजिए आपकी ब्रांच की एक रिपोर्ट बनाई, राइट? आपने ब्रांच की एक रिपोर्ट बनाई आरओ के लिए, किसके लिए सर? रीजनल ऑफिस के लिए, राइट? पहले पेज पे अमाउंट लाख में लिख दिया। पहले पेज पे क्या किया? अमाउंट आपने लाख में लिख दिया, राइट? और दूसरे पेज पे मूड बदला तो थाउजेंड में लिख दिया आपने अमाउंट। आरओ वाला क्या करेगा? रिपोर्ट वापस फेंक के मारेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रूल अप्लाई होता है। लॉ कहता है कि एक बार आप एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ राउंडिंग ऑफ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपने लाख चूज कर लिया, तो उसको यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली यूज कीजिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है? एक बार आपने लाख सेलेक्ट किया ना सर,
तो उसको पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही वही यूज़ करना है, ठीक है? तो पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा कैश फ्लो, सब जगह वही एक यूनिट चलेगा, कोई मिक्स एंड मैच अलाउ नहीं है। अब सर यहाँ पे एक और रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव रूल, ठीक है? जो हर क्रेडिट मैनेजर आपकी जान खा के माँगता है जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव रूल। पिछले साल का डेटा कहाँ है? क्रेडिट मैनेजर गुस्से में नहीं बोलता, वो लॉ फॉलो कर रहा है। शेड्यूल 3 क्या होता है सर? शेड्यूल 3 जो होते हैं ना वो कंपैरेटिव को यानी पिछले साल के फिगर को एक कंपल्सरी लीगल रिक्वायरमेंट बना देते हैं। सारे आइटम के लिए प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कि बैलेंस शीट में करंट ईयर का कॉलम होगा तो ठीक उसके बगल में पिछले साल का कॉलम होना ही चाहिए, समझे? यदि मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में करंट ईयर का कॉलम है, राइट? तो ठीक उसके बगल में आपको प्रीवियस ईयर का भी कॉलम लगाना पड़ेगा, राइट? वाई ऑन वाई ग्रोथ चेक करना कंपल्सरी है। अब इसका एक एक्सेप्शन बताता हूँ। अब आप सोचिए आपकी ब्रांच कल की ओपन हुई है। तो क्या ऑडिटर आपसे पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट माँगेगा? नहीं ना माँगेगा। सेम रूल अप्लाई होता है। द ओनली वैलिड एक्सेप्शन इज़ द वेरी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी आफ्टर इट इनकॉर्पोरेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी अभी पैदा हुई है, तो कोई नेचुरल कोई प्रेसिडेंट हिस्टोरिकल फिगर तो है नहीं, जिसे हम कंपेयर करें। उसका पिछला साल कुछ था ही नहीं। समझे? ये एक एक्सेप्शन है। अब मैं आपको ले चलता हूँ फाइनेंशियल ईयर के डेफिनिशन और एक्सेप्शन की ओर। देखिए सर, हम बैंकर के लिए साल का सबसे भयानक दिन कौन-सा होता है याद कीजिए? यस सर, सही सोच रहे हैं 31 मार्च, राइट? मार्च क्लोजिंग का प्रेशर। नॉर्मल रूल सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज़ होता है 31st मार्च में, राइट? लेकिन वेट, यहाँ पे आती है एक टेक्निकल एक्सेप्शन जिस पे आईबीएफ आपको पकड़ता है। मान लीजिए एक कंपनी ने न्यू ईयर की पार्टी के बाद 1 जनवरी को, राइट, अपना इनकॉर्पोरेशन किया। अब लॉ उसको बोलता है, भाई तू जो अभी जनवरी में खुला है, 2 महीने बाद मार्च क्लोजिंग में तेरा क्या ही हिसाब होगा? अब सोचिए ना, कोई कंपनी 1 जनवरी को खुला है, राइट? तो लॉ उसको ये बोल रहा है कि भाई तू तो अभी जनवरी में खुला है, तो 2 महीने बाद मार्च क्लोजिंग में तेरा क्या हिसाब होगा? तो लॉ ने उसे छूट दी है सर, क्या छूट दी है देखिए, लॉ ने उसे छूट दी है कि देखिए लिखा है कि इफ द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st जनवरी ऑफ अ कैलेंडर ईयर, राइट? तो कहता है कि इट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल ऑफिशियली एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। मतलब उनका पहला फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, वो 15 महीने के लिए स्ट्रेच हो जाता है सर। देखिए, ऐसे हुआ कि जैसे मान लीजिए 2026 के जनवरी में ये इनकॉर्पोरेट हुए, तो पूरा साल जनवरी से लेके दिसंबर तक और प्लस जो 2027 का जनवरी से लेके मार्च तक होगा ना, ये भी आ जाता है। तो यहाँ 12 महीना और यहाँ 3 महीना, टोटल कितने हो गए? 15 महीने हो गए। समझ में आया सर? चलिए, अब मैं आपको ब्रेन जुगाड़ की ओर ले चलता हूँ। देखिए, ब्रेन जुगाड़ कुछ ऐसा है, ब्रेन जुगाड़ कुछ ऐसा है सर, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले राउंडिंग ऑफ लिमिट की बात करते हैं। तो आपको इसके लिए ट्रिक बताया था 100 के नीचे 100 से शुरू, राइट? अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो स्टार्ट राउंडिंग फ्रॉम 100, राइट? टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो आप क्या कीजिए राउंडिंग 100 से शुरू कीजिए अप टू मिलियन। लेकिन करोड़ बैंड है, करोड़ नहीं आता, मिलियन तक जाता है। यही बताया था आपको, टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो राउंड कीजिए 100 से मिलियन तक। अच्छा, उसके बाद आता है 100 से ऊपर, लाख से सुपर। यानी अगर टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, तो स्टार्ट राउंडिंग फ्रॉम लाख अप टू करोड़, राइट? तो ये याद रखना है, 100 के नीचे 100 से शुरू, 100 के ऊपर लाख से सुपर। राइट? तो लाख अप टू करोड़। अब देखिए सर दूसरा हैक आपको बताया फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर रूल फॉर लेट इनकॉर्पोरेशन यानी न्यू ईयर बेबी गेट अ बोनस ईयर यानी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जनवरी 1 के बाद तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यू ईयर बेबी, राइट? उनका पहला ऑफिशियल बैलेंस शीट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो जाता है। अब सर यहाँ पे आईआईबीएफ का ट्रैप देख लीजिए, राइट? सबसे पहला ट्रैप क्या है सर? देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 15 फरवरी 2026 को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है? तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब आएगा? ऑप्शन ए में दे देगा 31st मार्च 2026, ऑप्शन बी में दे देगा 31st मार्च 2027। क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए हमारा जुगाड़ याद कीजिए, न्यू ईयर बेबी गेट अ बोनस ईयर। न एक नया साल की जो बेबी होती है, उसको बोनस ईयर मिलता है। तो कंपनी 15 फरवरी को बनी है, मतलब 1 जनवरी के बाद बनी है, तो उसका साल जो है ना मार्च में खत्म नहीं होगा, सीधा आने वाले अगले मार्च में खत्म होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सर ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2027। उसे मैक्सिमम 15 महीने की विंडो मिलती है। ऐसे डिटेक्ट करना है हमें ट्रैप को। अब सर आगे देखिए, अब मैं आपको इसमें ट्रैप की ओर ले चलता हूँ कि देखिए एग्ज़ामिनर आपसे ना बड़ा-सा पैराग्राफ वाला केस स्टडी बनाएगा।
लिखेगा कि एक बहुत ही मस्त थ्राइविंग कंपनी है, जिसका टर्नओवर 45 करोड़ का है। पूरा डिटेल पैराग्राफ होगा। फिर आखिरी में ना भोलेपन से पूछेगा कि कैन दिस कंपनी चूज़ टू राउंड ऑफ देयर बैलेंस शीट फिगर टू द नियरेस्ट करोड़? दोस्तों, ब्रांच में जब हमारा क्रेडिट मैनेजर 45 करोड़ की पार्टी देता है ना, तो खुश होता है ना, लेकिन शेड्यूल 3 का रूल अलग है। जुगाड़ याद कीजिए, 100 के नीचे 100 से शुरू, 100 के ऊपर लाख से सुपर। ये बताया था ना अभी आपको। तो 100 से नीचे है सर, 100 करोड़ से नीचे है, तो 100 से शुरू कीजिए। अगर टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है, तो लार्जेस्ट यूनिट जो राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो 10 लाख कर सकते हैं। इसके ऊपर नहीं, मिलियन तक कर सकते हैं। करोड़ किसी भी सर्कमस्टांस में यूज़ नहीं कर सकते, समझे? यहाँ पे नो करोड़। फिर दूसरा ट्रैप देखिए, 31 मार्च का ट्रैप, आईबीएफ आपसे बोलेगा कि देखो भाई, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 15 फरवरी 2024 में, इसका पहला ऑफिशियल फाइनेंशियल ईयर कब होगा? सर ऑप्शन में ना सबसे ऊपर चमकता हुआ दिखेगा आपको 31 मार्च 2024। दोस्तों, याद कीजिए, न्यू ईयर बेबी रूल, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डेट 15 फरवरी जो है, 1 जनवरी के बाद है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर जो है, तुरंत वाले मार्च को स्किप करेगा। और कब आएगा सर? 31 मार्च को आएगा। तो इसका जो 31 मार्च 2025 को ये एंड होगा। चलिए, ट्रैप को बायपास करना सीख गए। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम वाले माहौल में। पहला सवाल आपके सामने सर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई। तो बताइए सर, इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब समाप्त होगा? अपना अपना ट्रैक अपना ये ट्रिक याद कीजिए सर। क्या बताया था? फाइनेंशियल में फ़िनैकल में ईओडी चलाने का टाइम हो रहा है ना? जल्दी बताइए सर, क्या होगा? आपको बताया था कि न्यू ईयर बेबी गेट अ बोनस ईयर, ये न्यू ईयर बेबी है, इसको बोनस ईयर मिलेगा, यानी 31 मार्च 2024, ये इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा। अगला सवाल है, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड है, वो एनुअल टर्नओवर दिखा रही है 150 करोड़ का, तो बताना है आपको, इनमें से कौन-सा यूनिट इट इज़ नॉट परमिटेड टू राउंड ऑफ टू फाइनेंशियल फिगर, राइट? ध्यान से देखिए सर, टर्नओवर 150 करोड़ का है, तो पूछा है कि कौन-सा नॉट परमिटेड है? तो आपको बताया था सर, 150 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर है, राइट? तो आपको बताया था 100 के ऊपर लाख से सुपर, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 या 1000 केवल परमिसिबल है कंपनी के लिए, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। तो बड़ी पार्टी 1000 जैसा चिल्लर अकाउंट यूज़ नहीं करती। मज़ा आया सर? सही जवाब होगा क्या? कि नॉट परमिटेड 1000, बाकी लाख से सुपर, लाख के ऊपर ही होगा सर। क्योंकि ये 100 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, टर्नओवर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं सर, फाइनेंशियल ईयर एग्जम्पशन एंड शेड्यूल 3 बैलेंस शीट फॉर्मेट। सर देखिए, इमेजिन कीजिए आप गुरुग्राम की एक पोस्ट ब्रांच में बैठे हैं, एक बड़ी-सी अमेरिकन आईटी कंपनी की इंडियन सब्सिडरी आती है आपके पास, बड़ी-सी अमेरिकन आईटी कंपनी की इंडियन सब्सिडरी आती है आपके पास, बोलते हैं, "सर हमें एक बड़ी ओडी लिमिट चाहिए।" क्या चाहिए सर? ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए। आप बोलते हैं, "ठीक है, अपनी मार्च एंडिंग वाली बैलेंस शीट ले आओ।" आप उसको क्या बोलते हैं? "ठीक है भाई, अपनी मार्च एंडिंग वाली बैलेंस शीट ले आओ।" लेकिन वो उनका जो सीएफओ है, वो बोलता है, "सर, हमारी यूएस बेस्ड पैरेंट कंपनी है, तो अपनी बुक दिसंबर में क्लोज़ करते हैं।" वो क्या बोली कि हम तो हमारी तो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो अपनी दिसंबर में क्लोज़ होती है बैलेंस शीट, राइट? तो हम आपको दिसंबर एंडिंग वाली बैलेंस शीट दे दें। अब एक आम बैंकर बोलेगा, "नहीं सर, इंडिया में तो मार्च चलता है।" लेकिन आप ना मीट सिंपल के स्मार्ट बैंकर हैं। आपको पता है कि लॉ में उनके लिए एक स्पेशल बैकडोर है। उनके लिए लॉ में एक स्पेशल बैकडोर है, राइट? तो आइए आप उसको अलाउ कर देंगे। और एक और चीज़ आपने नोटिस की है कि जब आप इनका सीएमए डेटा अपने बैंक के लोन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, मतलब ये जो कंपनी है, इनका आपने सीएमए डेटा लिया और उसको आपने क्या किया कि अपने अपने बैंक के लोन प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है, जब आपने सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, राइट? तो ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट एकदम लंबी होती है, स्ट्रिक्टली वर्टिकल। ऐसा होता है सर, स्ट्रिक्टली वर्टिकल होता है। उस ऊपर पूरा इक्विटीज एंड लायबिलिटी बैठा होता है और ठीक उसके नीचे एसेट होता है। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये हमारा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। समझे? तो जब आप इनके डेटा को, सीएमए डेटा को अपने बैंक के लोन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं ना, तो ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट एकदम लंबी होती है और ऊपर पूरा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी बैठा होता है और ठीक उसके नीचे एसेट बैठा होता है। अब सर मैं आपको ले चलता हूँ, इसमें जो की पॉइंट्स हैं। चलिए इस रूल को फटाफट ब्रांच लॉजिक से ब्रेक करते हैं। पहला होता है सर फॉरेन सब्सिडरी एग्जम्पशन, मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, तो उनके उन्हें अपने अकाउंट अब्रॉड वाली कंपनी के साथ कंसोलिडेट करने होते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, वो किसी फॉरेन एंटिटीज़ का होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उस इंडियन कंपनी को अपने अकाउंट अब्रॉड वाली कंपनी के साथ कंसोलिडेट करना होता है। इसके लिए उनको एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की ज़रूरत पड़ सकती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है सर? उनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडी है, तो उन्हें अपने अकाउंट अब्रॉड वाली कंपनी के साथ कंसोलिडेट करना होता है। इसके लिए उनको एक एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? अब आता है सर यहाँ पे बात अप्रूविंग अथॉरिटी की। देखिए, पर क्या वो अपनी मर्ज़ी से फाइनेंशियल ईयर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ब्रांच मैनेजर बिना सैंक्शन के लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, वैसे ही इन कंपनी को अपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कौन होता है सर? एनसीएलटी, राइट? इनको अपने फिर से सुनिए, क्या वो अपनी मर्ज़ी से फाइनेंशियल ईयर नहीं बदल सकते सर? जैसे ब्रांच मैनेजर बिना सैंक्शन के लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, वैसे ही इन कंपनी को अपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए एनसीएलटी को अप्लाई करना पड़ता है, परमिशन आवश्यक है। फिर आता है सर नॉट अ ईयर रूल। देखिए, अब सोचिए ट्रिब्यूनल ने बोला ठीक है, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर अब से 9 महीने का होगा, तो क्या ये वैलिड है? हाँ, वैलिड है। ट्रिब्यूनल अप्रूव कर सकता है किसी भी पीरियड को नया फाइनेंशियल ईयर, इवन इफ इट इज़ टेक्निकली नॉट अ फुल ईयर, 12 मंथ ईयर। ट्रिब्यूनल बॉस है, जो बोलेगा वही सही है। फिर आता है सर ट्रांज़िशन डेडलाइन। सर जब नया कंपनी एक्ट आया था ना, तो पुरानी चल रही कंपनी के पास सिस्टम अलाइन करने के लिए कितना टाइम था? बताइए ना। जब नया कंपनीज़ एक्ट आया था, तो पुरानी चल रही कंपनी के लिए के पास सिस्टम अलाइन करने के लिए कितना समय था? आरओ वाले कितना टाइम देते हैं ट्रांज़िशन के लिए? सर यहाँ पे लॉ ने उनको एग्ज़ैक्टली 2 साल दिया था। कितना दिया था सर? 2 ईयर दिए थे, राइट? टू अलाइन देयर फाइनेंशियल ईयर टू द न्यू लीगल प्रोविज़न। अब दोस्तों याद रखिएगा 2 ईयर याद रखिएगा बहुत काम की बात है। अब मैं आपको शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के पार्ट 1 स्ट्रक्चर की ओर ले चलता हूँ। सर पुराने ज़माने में का जो टी शेप बैलेंस शीट भूल जाइए। लेफ्ट में लायबिलिटी, राइट में एसेट। शेड्यूल 3 ने रूल बदल दिए हैं। ये प्योरली वर्टिकल हो गया है। क्या हो गया है सर? वर्टिकल। एक के नीचे एक आ गया है, राइट? अब सर इसमें कंपैरेटिव की बात करते हैं। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि पिछले साल की फिगर को इस साल की फिगर के बिल्कुल अलोंग साइड दिखाना कंपल्सरी है, राइट? तो प्रीवियस ईयर फिगर मस्ट बी सोल्ड अलोंगसाइड द करंट ईयर पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटीज के 4 पिलर्स होते हैं। कौन-कौन से 4 पिलर्स हैं? जब आप बैलेंस शीट का ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं ना, उसमें मेन 4 पिलर होते हैं। इसको याद रखने का एक दमदार ब्रेन जुगाड़ बताता हूँ। एसएसएनसी यानी सुबह-सुबह नॉन स्टॉप कस्टमर। सुबह-सुबह शेयर होल्डर फंड एस, ये मालिक का पैसा है, इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वारंट आते हैं। दूसरा एस है सर शेयर कैप एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी ये वो पैसा है जो आ तो गया है, पर अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। जैसे कस्टमर ने एनईएफटी किया है, पर अकाउंट में हिट होना बचा हुआ है। फिर एन, एन से होता है नॉन करेंसी। पहला एस है शेयर होल्डर फंड, या मालिक का पैसा। दूसरा एस है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वो पैसा है जो आज तो गया है, पर अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। फिर तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, लंबे समय का उधार, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, प्रोविजंस हो गए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं, राइट? तीसरे हो गया करंट लायबिलिटी, यानी तुरंत चुकाने वाला उधार, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपने किया, प्रोविज़न किया, ट्रेड पेबल है, राइट? तो बस सुबह-सुबह नॉन स्टॉप कस्टमर याद रखिए, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी सेट हो गए। ये 4 पिलर्स होते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी में दोनों ये दोनों हो गया, और इक्विटीज़ के ये दोनों हो गए। चलिए आपको मैं एसेट के भी 2 पिलर बता देता हूँ। तो बैलेंस शीट के नीचे आइए, एसेट के सिर्फ 2 पिलर होते हैं, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट, ठीक है? लेकिन सर नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट की 4 कैटेगरियाँ होती हैं। जैसे कि टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, राइट? तो टेंजिबल तो आप समझते ही हैं सर। टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल, राइट? इंटेंजिबल भी आप समझते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे आपका कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनैकल। फिर कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ब्रांच का मान लीजिए नया एसी लग रहा है, आधा काम हुआ है। फिर आता है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, अभी टेस्ट फेज में है। फिर एक तरफ आता है हमारा करंट एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब के सब करंट एसेट आते हैं। अब देखिए नॉन करंट एसेट में हमारा टीआईसीआई आता है, दैट मीन्स टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, और करंट एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएँ, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके ब्रेन जुगाड़ पे। आपको बताया ही एसएसएनसी आपको याद रखना है, राइट? तो ऐसे लिख दीजिए कि शर्मा जी ने ना कैश, शर्मा जी से ना कैश, कुछ भी तरीका बना लीजिए एसएसएनसी याद रखने का। तो ये सब ऑर्डर है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है? चलिए आपको मैं ले चलता हूँ इसके ट्रैप पे। सबसे पहले देखिए सर आरबीआई, आरओसी का अप्रूवल ट्रैप होता है। आईबीएफ आपको क्वेश्चन देगा कि हू ग्रांट परमिशन फॉर एन इंडियन सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी टू चेंज इट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए, राइट, कौन परमिशन ग्रांट करता है? हू ग्रांट परमिशन फॉर इंडियन सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी?
कोई फॉरेन कंपनी है, इसका इंडियन सब्सिडी है, हू ग्रांट परमिशन। और ऑप्शन पता है कितना खतरनाक लिखा रहेगा? आरओसी लिखा रहेगा, आरबीआई लिखा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहेगा, ट्रिब्यूनल लिखा रहेगा, राइट? हम लोग सोचेंगे अरे! हम तो हमारा तो रेगुलेटर आरबीआई है, तो आरबीआई होना चाहिए। नहीं सर, कभी भी आरबीआई को पिक मत कीजिएगा, इसका ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास ये पावर है, वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसको चेंज करने का, राइट? तो ये परमिशन जो है एनसीएलटी देती है। दूसरा ट्रैप लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन हाइडिंग ट्रैप। होता क्या है आईबीएफ आपसे पूछेगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट किसके अंदर ग्रुप होता है? ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, इसको ग्रुपिंग कहाँ करते हैं? क्या वो शेयर होल्डर फंड के अंदर छिपा है या करंट लायबिलिटी में छिपा है? तो सुनिए, हमने अभी शर्मा जी वाला फॉर्मेट देखा था, देखा है ना? तो कहाँ पे इसको ग्रुप करते हैं? इसको ग्रुप करते हैं, राइट? तो फॉर्मेट देखिए, इट इज़ एंटायरली सेपरेट independent main heading on the balance sheet, that it is entirely separate independent main heading on the balance sheet, right? तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ पे जाता है सर? ये अपना इसका अपना अलग वजूद रखता है, बिल्कुल उस पेंडिंग एनईएफटी की तरह जो अभी तक किसी अकाउंट में पार्क नहीं हुआ। ये किसी शेयर होल्डर फंड में नहीं जाता, ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है सर? अब हम लोग इस पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। बताइए, पहला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एक इंडियन सब्सिडी है यूके बेस्ड होल्डिंग कंपनी का, they want to change its financial year to align with its parent. What is the maximum time period the tribunal can approve for their new financial year? 12 month, 15 month, any period, exactly 18 month. तो देखिए, एक यूके बेस्ड होल्डिंग कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडी है, वो अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहती है ताकि पेरेंट के साथ अलाइन हो। देखिए सर, सबसे पहले बताइए एबीसीडी में से कौन-सा सही है? तो आपको मैंने बताया था ना कि ट्रिब्यूनल यहाँ पे एब्सोल्यूट बॉस है। लीगल प्रोविज़न साफ-साफ कहता है कि ट्रिब्यूनल अलाउ करेगा कोई भी पीरियड एज़ इट फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो पीरियड 1 साल ना हो, वो चाहे तो 9 महीना भी अलाउ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है सर, आपको बताना है कि शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है, तो उसमें जो कैपिटल डब्ल्यूआईपी होता है, उसको कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ क्लासिफाई करते हैं? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? देखिए, अभी आपको एक चीज़ बताया था ना रूल टीआईसीआई, ये हमारा जुगाड़ था, थोड़ा टी कॉफ़ी लाना, थोड़ा टी कॉफ़ी लाना। टी मतलब टेंजिबल, आई मतलब इंटेंजिबल, सी मतलब कैपिटल डब्ल्यूआईपी और आई मतलब इंटेंजिबल अंडर डीईवी, राइट? तो फिक्स एसेट के अंदर आता है जो सीधा बैठता है नॉन करंट एसेट के हेड में, राइट? तो ये सब के सब टीआईसीआई जो हैं, चाहे वो टेंजिबल हों, इंटेंजिबल हों, राइट? टेंजिबल इंटू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? या इंटेंजिबल अंडर डी ये सब के सब किसमें आते हैं? फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। और फिक्स एसेट खुद किसमें आता है सर? ये नॉन करंट एसेट में आता है, राइट? तो यही इसमें आता है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है फिक्स एसेट का हेड है, क्योंकि सब हेड है नॉन करंट एसेट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए, यहाँ तक कांसेप्ट क्लियर है। आगे बात करते हैं सर डिमिस्टिफाइंग द करंट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द शेड्यूल 3। मान लीजिए आपके पास एक कैश क्रेडिट लिमिट का प्रपोजल आता है। आप फिनेकल में डेटा फीड कर रहे हैं। आपका क्रेडिट मैनेजर ना ऑब्सेसिवली एक ही चीज़ ढूँढता है। भाई, इस पार्टी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितना है? क्या पूछता है आपसे कि करंट एसेट बता दो, करंट लायबिलिटी बता दो इस पार्टी का। राइट? आप सीसी लिमिट का प्रपोज़ल आता है, पिनैकल में डेटा फीड कर रहे हैं, राइट? क्यों पूछता है आपसे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी? क्योंकि इसके बिना ड्राइंग पावर और एमपीवीएफ निकाल ही नहीं सकते। जब तक करंट एसेट, करंट लायबिलिटी नहीं आएगा ना, तो डीपी नहीं निकाल सकते और जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होता है, ये भी नहीं निकाल सकते, राइट? लेकिन दोस्तों, लेकिन यहाँ पे गूगली है। सोचिए एक मशीनरी का स्पेयर पार्ट है, जिसको बनने और बिकने में 15 महीना लगता है। एक मशीनरी का स्पेयर पार्ट है, कितना महीना लगता है सर? 15 महीना लगता है बनने में और बिकने में, राइट? तो क्या वो करंट एसेट है? आम लोग बोलेंगे सर 12 महीना क्रॉस हो गया है, तो ये तो नॉन करंट हो गया ना। 12 महीना क्रॉस हो गया है, तो ये क्या हो गया? नॉन करंट हो गया। राइट, तो ये नॉन करंट बोलेंगे, 12 महीना क्रॉस हो गया है। लेकिन नहीं सर, लॉ कहता है कि अगर उस इंडस्ट्री का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 महीना का है, तो वो लीगली करंट एसेट ही कहलाएगा। क्योंकि सर इनका तो ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 महीना का है, राइट? चलिए शेड्यूल 3 के इस मैट्रिक्स को एकदम सिंपल इंग्लिश में डिकोड करते हैं। पहला बात आता है सर करंट एसेट का। सुनिए, करंट एसेट शेड्यूल 3 कहता है कि कोई भी एसेट करंट एसेट तब बनेगा, जब इनमें से 4 में से कोई भी एक, ध्यान दीजिएगा एनी वन 4 में से कोई भी एक कंडीशन को सैटिस्फाई करे। राइट, चलिए चारों ज़रूरी नहीं है, बस एक कोई मैच करना है। इसका ब्रेन जुगाड़ बताऊँ इसको याद रखने के लिए? मान लीजिए ना, आप ओवरटाइम कर रहे हैं, रात के 12 बज गए हैं, आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा ना सर कि ओवरटाइम 12 बजे कैश देगा, ओवरटाइम 12 बजे कैश देगा। यहाँ से ओ ले लीजिए, ओवरटाइम का ओ ले लीजिए। ओ मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ देखिए,
इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना होना चाहिए? यहाँ देखिए लिखा है ना ऑपरेटिंग साइकिल मतलब इसको जो भी हमारा मशीनरी है, इसको रियलाइज़ करना है, सोल्ड करना है, कंज़्यूम करना है कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। जैसे गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक ले लीजिए, राइट? जो भी इनका अपने को याद रखना है क्या? ओ T12C पहला तो है ऑपरेटिंग साइकिल यानी वो जो भी मशीनरी है उसको रियलाइज़, सोल्ड या कंज़्यूम कर दिया जाएगा कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। जैसे गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक, राइट? गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, तो उसको भी करंट एसेट ही बोलेंगे। टी से होता है सर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि देखिए इट इज़ हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड। जैसे बैंक ने एचडीएफसी के शेयर खरीद खरीद के रखे हैं ट्रेडिंग के लिए। बैंक ने क्या कर रहे हैं सर, एचडीएफसी के शेयर खरीद के रखे हैं ट्रेडिंग के लिए। ये दूसरा कारण है करंट एसेट का। तीसरा है सर 12 मंथ, तीसरा है 12 मंथ मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विदिन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। लिखा है ना, रियलाइज्ड विदिन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट यानी जैसे 6 महीने की एफडी या शॉर्ट टर्म बिल। और दूसरा लास्ट में जो सी आता है, वो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। जैसे कि आपके वॉल्ट का फिजिकल कैश। लेकिन सर, ये अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगी है ना, कि उसे 12 महीने तक सेटल या एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ब्रांच में किसी ने 2 साल के लिए एफडी पे लीन मार्क करवा दिया, मार्जिन मनी के लिए। तो वो अब नॉट अ करंट एसेट है। याद रखिएगा ब्लॉक्ड कैश इज़ नॉट अ करंट एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जो आपका ब्लॉक्ड कैश है ना, दैट इज़ नॉट अ करंट एसेट, राइट? तो जो एसेट आपके ओ, टी, 12, सी, राइट, फ़ेल कर लिया, वो चुपचाप नॉन करंट बन जाएगा। चुपचाप क्या बन जाएगा सर? नॉन करंट बन जाएगा। तो याद रखिएगा अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, कि उसे 12 महीने तक सेटल या एक्सचेंज नहीं कर सके, जैसे मान लीजिए ब्रांच में किसी ने 2 साल के लिए एफडी पे लीन मार्क करवा दिया, मार्जिन मनी के लिए, तो वो अब नॉट अ करंट एसेट है। ब्लॉक्ड कैश जो होता है वो करंट नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको एक-एक करके रूल बताता हूँ। पहले ऑपरेटिंग साइकिल पे चलते हैं। देखिए, सिंपल सी ब्रांच भाषा में समझिए, कच्चा माल खरीदने से लेकर उसको बेचकर वापस रोकड़ा बनाने यानी कैश बनाने तक का जो लंबा सफ़र है, वही होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। आपने कच्चा माल खरीदा और उससे लेकर जो समय लगा आपको उसको कैश बनाने में, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, राइट? तो टाइम बिटवीन बाइंग एन एसेट एंड रियलाइजिंग देम। देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स कंपनी है जिनका साइकिल समझ ही नहीं आ रहा है। क्रेडिट मैनेजर अपना सर नोच रहा है। तो लॉ ने क्या बोला कि देखिए अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लीगली मान लीजिए 12 महीना है। ठीक है? तो यदि उस वो उसके अंदर आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स अंडर द करंट एसेट, उसको करंट एसेट बोलते हैं। फिर करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, एसेट समझ गए, अब आते हैं लायबिलिटी पर। उधारी कब करंट होती है? सेम लॉजिक है, बस थोड़ा-सा ट्विस्ट है। यहाँ भी 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए, सैटिस्फाई करनी है। यहाँ पे है ट्विस्ट क्या? OT12N वहाँ भी OT12 था, राइट? तो देखिए, ओ से हो गया ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर है, इनको 3 महीने में पेमेंट करनी है। तो ये सेटलमेंट करना है ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। इसलिए भी यही रूल है कि यदि आप उसे सेटल कर रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में तो करंट लायबिलिटी है। फिर दूसरा क्या लिखा है टी फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि इट इज़ हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड तो भी करंट लायबिलिटी होगा। फिर लिखा है 12 मंथ एंड इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विदिन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन आपके बैंक का 12 मंथ हो गया। और लास्ट में आता है सर एन, एन मतलब होता है नो राइट टू डिफर, राइट? मतलब कंपनी हैज़ नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर, डेफर मतलब होता है पोस्टपोन, डेफर को क्या बोलते हैं सर हम लोग? पोस्टपोन, राइट? कंपनी हैव नो अनकंडीशनल राइट टू पोस्टपोन सेटलमेंट फॉर एट लीस्ट 12 मंथ मतलब सामने वाला बोल रहा है भाई पैसा अभी चाहिए, तू टाल नहीं सकता, राइट? तो नो राइट टू डेफर फॉर एट लीस्ट 12 मंथ। देखिए सर, मान लीजिए ना आपने बैंक से लोन लिया है। बैंक बोलता है चल पैसा नहीं तो अपना कंपनी के शेयर दे दे और सेटल कर ले। पैसा मत दो तो अपना अपना जो कंपनी है ना उसका शेयर दे दो और सेटल कर लो, राइट? तो इसको बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, लिखा है ना? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मान लीजिए ये ऑप्शन है, तो क्या लायबिलिटी नॉन करंट हो जाएगी? नहीं सर, लॉ क्या कहता है कि यदि काउंटर पार्टी के पास ऑप्शन है कि लायबिलिटी को सेटल करेगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करके, राइट? तो ये इसके क्लासिफिकेशन एज़ अ करंट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, वो फिर भी करंट लायबिलिटी ही रहेगा। सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि आपको कैश में ही करना है, आपको यदि मान लीजिए कि आप अपना शेयर भी बेच रहे हैं ना, सिर्फ शेयर बेच के भी सेटल कर रहे हैं ना, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी में ही क्लासिफाई होगा, समझे? और जो उधार ये 4 टेस्ट फ़ेल करेगा ना, वो बन जाएगा नॉन करंट। 4 टेस्ट आपको बताया सर, OT12N
पहला कि ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल कर लो, दूसरा ट्रेडेड पर्पज़ के लिए लिया गया है, तीसरा आपने 12 महीना के अंदर सेटल करना है, या नहीं तो लास्ट में बताया नो डिफर। यदि ये 4 टेस्ट फेल कर गया कोई भी आपका लायबिलिटी, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है। अब सर यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल की बात करते हैं, राइट? देखिए, जब आप किसी पार्टी का बैलेंस शीट पिनैकल या लोन पोर्टल पे चढ़ा रहे होते हैं ना, तो 2 टर्म बार-बार आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। आम भाषा में इन्हें सन्ड्री डेटर, इनको हम लोग कभी-कभी आम भाषा में हम लोग ये भी बोलते हैं, सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में, राइट? तो चलिए इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, कि देखिए शेड्यूल 3 ना इनको कैसे डिफाइन करता है, एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? मान लीजिए आपके ब्रांच के सबसे बड़े करंट अकाउंट कस्टमर हैं शर्मा इलेक्ट्रॉनिक। कौन है सर? शर्मा इलेक्ट्रॉनिक। सबसे बड़े करंट अकाउंट कस्टमर हैं, राइट। शर्मा जी ने 100 फ्रिज बेचे उधार पे। पैसा आना बाकी है, क्योंकि ये पैसा प्योरली उनके कोर बिज़नेस के नॉर्मल कोर्स में आना है। इसी को बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। पैसा आएगा, राइट। अमाउंट ड्यू प्योरली फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। दूसरा होता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है? फिर से सुनिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया शर्मा जी का एग्ज़ाम्पल बताया। तो सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि मान लीजिए आपके ब्रांच के सबसे बड़े करंट अकाउंट कस्टमर हैं शर्मा इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। शर्मा जी ने 100 फ्रिज बेचे उधार पे, पैसा आना बाकी है, क्योंकि यह पैसा प्योरली उनके कोर बिजनेस यानी गुड्स सोल्ड या सर्विस रेंडर्ड का नॉर्मल कोर्स में आना है, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब पैसा अभी मिला नहीं है उनको, उन्होंने उधार में 100 फ्रिज बेच दिया, राइट। तो इनके चूंकि उनके कोर बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में आना है पैसा, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब पैसा आएगा। और ट्रेड पेएबल क्या होता है? अब शर्मा जी ने ये फ्रिज बनाने के लिए ना पिछले से रॉ मटेरियल लिए होंगे, जैसे कि कंप्रेसर लिया होगा, गैस वगैरह लिया होगा। उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा। शर्मा जी ने रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, फ्रिज बनाने के लिए जो गैस उधार पे लिया, कंप्रेसर उधार पे लिया, राइट? तो देखिए, अब क्या हुआ उनको पैसा देना है, उन्होंने उधार पे लिया है तो शर्मा जी पैसा देंगे ना उनको। तो क्योंकि ये उधार प्योरली गुड्स परचेज़ या सर्विस रिसीव्ड के कारण है, के लिए है, तो ये बन गया हमारा ट्रेड पेएबल। समझे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर शर्मा जी ने आपसे ओडी लिमिट ली है, तो वो ट्रेड पेएबल नहीं है, क्योंकि हमारा बैंक उनको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, लोन दे रहा है। ट्रेड शब्द का मतलब ही है कि कोर बिज़नेस की खरीद-बिक्री, इसीलिए ट्रेड वर्ड यूज़ होता है सर। ट्रेड का मतलब ही क्या है कि आपका जो कोर बिज़नेस है ना, कोर बिज़नेस उसका खरीद-बिक्री को ट्रेड बोलते हैं। चलिए, तो मैं आपको ब्रेन जुगाड़ बता देता हूँ। सर देखिए, जो 4 रूल आपको बताया ना करंट कैसे याद है, हमने अभी बताए थे ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के 4 रूल पढ़े थे। अब एग्ज़ाम हॉल में जब दिमाग हैंग हो जाए, तो वो 4 रूल 1 सेकंड में कैसे याद आएगा? तो उसको याद करने के लिए एक तरीका बताता हूँ आपको, ऐसे याद रखिए। टीओसी 12। क्या बोलिए सर? टीओसी 12, राइट। तो भाई करंट किसे बोलते हैं? तो ब्रांच की आवाज़ आनी चाहिए टीओसी 12, मतलब टी मतलब ट्रेडिंग, टी मतलब हो गया ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेड, ओ मतलब ऑपरेटिंग साइकिल, सी मतलब कैश इक्विवेलेंट और 12 मतलब 12 महीना, ठीक है? यदि टीओसी 12 को फिट कर रहा है तो ये करंट है। बस टीओसी 12 याद रखिए, ट्रेडिंग, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश इक्विवेलेंट और 12 महीना का रूल। चलिए, अब आते हैं पेपर सेटर के फ्रॉड पर। वो जाल कैसे फेंकेगा वो देखिए। पहला लिखा है अननोन साइकिल। वो आईआईबीएफ एग्जामिनर एक इनोसेंट सी स्टेटमेंट देगा। इफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैन नॉट आइडेंटिफाई नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट शुड बी एज्यूम 6 मंथ। नहीं सर, ये फँसिएगा मत। सीधा-सीधा बोलिएगा सर लॉ कहता है, लॉ को इंडस्ट्री एवरेज से कोई मतलब नहीं है। लॉ बोलता है कि नहीं पता लगा पा रहे हो तो 12 महीना मानो उसे। चलिए दूसरा दूसरा ट्रैप देखिए, इक्विटी कन्वर्जन ट्रैप। एक बड़ा-सा क्वेश्चन आएगा, अ लायबिलिटी दैट कैन बी सेटल्ड बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर एट द लेंडर ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोलेगा? एक ऐसा लायबिलिटी जिसको हम सेटल कर रहे हैं इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करके। मतलब देखिए भाई आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक बोल रही है कि तुम अपना शेयर दे दो, अपनी कंपनी में शेयर दे दो, राइट? तो ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को सेटल करने का तरीका है, इसको क्या नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे? नहीं सर, आपको मैंने बताया था ये ट्रैप है। साफ-साफ कहा गया है कि देखिए, आप यदि इक्विटी के माध्यम से सेटल कर रहे हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो शॉर्ट टर्म उधार था, तो वो करंट लायबिलिटी ही रहेगा, नॉन करंट में नहीं जाएगा। चलिए सर, अब आपकी बारी। पहला सवाल, अ कंपनी हैज़ कैश लाइंग इन एस्क्रो अकाउंट दैट इज़ लीगली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू सेटल एनी लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ। हाउ शुड दिस बी क्लासिफाइड? देखिए सवाल क्या कर रहा है कि कंपनी के पास कैश है, जो कि एस्क्रो अकाउंट में है, जिसको ना अगले 15 महीने तक किसी भी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको कैसे डालेंगे? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल। चलिए सर अपना टीओसी 12 रूल को अप्लाई करते हैं, टीओसी 12।
चलिए, टीओसी 12 के हिसाब से करंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे सर कैच है, कैश लीगली रिस्ट्रिक्टेड है 15 महीने के लिए। अगर 12 महीने से ज़्यादा का रिस्ट्रिक्शन लग गया, तो ये सीधा चला जाएगा नॉन करंट एसेट में। बताया था ना सर कैश के लिए रिस्ट्रिक्शन कितना होता है 12 महीना, ये तो 15 महीना तक आप नहीं सेटल कर पाएँगे। सीधा-सीधा इसको नॉन करंट एसेट बना दीजिए। समझ में आया सर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि एक्स-वाई-जेड लिमिटेड ने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैसे क्लासिफाई किया जाए? शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए, तो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा उधार पे और वो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में, पैसा देना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा ट्रेड पेएबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड। आगे बात करते हैं अगले कांसेप्ट की ओर जो कि बेस्ड है डिसेक्टिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व दैट इज़ द नोट्स टू अकाउंट। तो जी आपकी ब्रांच में एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 50 करोड़ का टर्म लोन प्रपोज़ल आया है। कितने का सर? 50 करोड़ का। मैक्सिमम 50 करोड़ मान लीजिए, टर्म लोन का प्रपोज़ल आया है, राइट? आपने प्रपोज़ल क्रेडिट मैनेजर सर को दे दिया, यानी सीएम सर को आपने प्रपोज़ल दे दिया, राइट? अब आप एक बात बताइए, क्या सीएम सर यानी क्रेडिट मैनेजर सर बैलेंस शीट के मेन पेज पर जो बड़ा-सा शेयर कैपिटल का फिगर लिखा है, उस पे आँखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं? बोलिए ना, जो उनके बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल का जो फिगर लिखा है, उस पे आँख बंद करके आपके क्रेडिट मैनेजर ट्रस्ट कर लेंगे? बताइए? बिल्कुल नहीं करेंगे। सीएम सर उधार से चिल्लाते हैं, उधर से चिल्लाते हैं, "अरे! इसके नोट्स टू अकाउंट निकालो।" क्या चिल्लाते हैं सर? "नोट्स टू अकाउंट निकालो।" देखो असली कंट्रोल किसके हाथ में है? वो चेक करते हैं कि क्या कोई छुपे हुए बिग फिश तो नहीं है, जो कंपनी चला रहा है। बिग फिश का मतलब क्या हुआ सर? कोई मेजर शेयर होल्डर जो कंपनी चला रहा हो। कहीं कंपनी के डायरेक्टर अपने ही शेयर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं? डायरेक्टर ही चोर निकला तो लोन कै क्या भरेगा? है ना? ऐसा भी होता है सर। कहीं क कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो अपने ही शेयर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहे और जो बैलेंस शीट पे रिज़र्व दिख रहा है, क्या वो सच में सॉलिड कैश है या सिर्फ़ हवाबाज़ी ये वाला रिवैल्यूएशन फ्लफ है? ये सब चीज़ चेक होता है सर। शेड्यूल 3 लीगली इन कंपनी को फ़ोर्स करता है कि भाई अपना मिस्ट्री हटाओ और नोट्स टू अकाउंट में एक-एक चीज़ नंगी करके दिखाओ, फेस टू फेस दिखाओ। चलिए देखते हैं इनका क्या-क्या डिस्क्लोज़ का रूल है कि हर क्लास ऑफ शेयर जैसे इक्विटी, प्रेफ़रेंस का अलग-अलग डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। मिक्स एंड मैच अलाउड नहीं है। जैसे सेविंग और करंट अकाउंट मिक्स नहीं होते, राइट? तो इन्हें 8 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। पहला क्या है सर बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल का मतलब द केवाईसी ऑफ शेयर। सर कंपनी को अपना पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाना पड़ता है। ऑथराइज़्ड कैपिटल कितना है, इश्यूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड दोनों आते हैं और पार वैल्यू पर शेयर कितना है, सब कुछ दिखाना पड़ता है। इसको बोलते हैं बेसिक डिटेल। दूसरा होता है सर रिकन्सिलिएशन जैसे 5 बजे शाम का डे बुक। जैसे शाम को ब्रांच में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश मिलाना पड़ता है ना, इनको भी रिकन्सिलिएशन दिखाना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था और साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। फिर आता है सर एक रूल जिसको बोलते हैं बिग फिश रूल। अगर कोई आरटीजीएस 50 लाख से ऊपर का होता है, तो आप मॉनिटरिंग करते हैं ना, वैसे ही अगर किसी शेयर होल्डर के पास 5% से ज़्यादा शेयर है, तो उसका नाम एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, ठीक है? और एक होता है सर 5 ईयर फ्लैशबैक। सर पिछले 5 साल का हिस्ट्री देना पड़ता है। इसको याद रखने का ब्रेन जुगाड़ मैं बताता हूँ। इसको याद रखिए सर ऐसे फ्लैशबैक 3बी फ्लैशबैक 3बी 3बी मतलब क्या हुआ? पहला बी होता है बिना कैश, पहला बी होता है सर बिना कैश, राइट? शेयर अलॉटेड एज़ अ फुल्ली पेड अप विदाउट कैश, राइट? जैसे किसी से मशीनरी ली और बदले में शेयर दे दिए। दूसरा बी होता है सर बोनस, यानी बोनस शेयर कितने इश्यू किए। तीसरा बी होता है ब्रॉड बैक, यानी कंपनी ने खुद के शेयर कितने वापस खरीदे। इसको बोलते हैं 3 बी ऑफ फ्लैशबैक, यानी पिछले 5 साल का हिस्ट्री देना पड़ता है। इसको बोलते हैं फ्लैशबैक।